नमस्कार मित्रों। हिंदी भाषा और संप्रेषण व्याख्यान माला के अंतर्गत आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वह है संप्रेषण के विभिन्न प्रमुख मॉडल। पिछली बार हम लोगों ने अपने वक्तव्यों में संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण के क्या क्या प्रकार हैं, संप्रेषण के अंतर्गत हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इन पर विस्तार से चर्चा की थी। संप्रेषण में संप्रेषणकर्ता, जिसे हम प्रेषक कहते हैं या जिसे अंग्रेजी में सेंडर कहा जाता है, वह कुछ प्रतीकों बिंबों के माध्यम से अपने संदेश को रिसीवर के पास भेजता है और रिसीवर प्रापक उस संदेश को प्राप्त करके उसकी प्रतिपुष्टि या हम जिसे कह सकते हैं कि उसका फीडबैक दोबारा से सेंडर के पास भेज देता है। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम संप्रेषण की प्रक्रिया कहते हैं। कम्युनिकेशन या संचार, संप्रेषण, ये हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यह हमें बताता है कि हमें दूसरों के साथ किस तरह से जुड़ाव अनुभव करना है। यह हमें ये भी बताता है कि कैसे हम दूसरों के विचारों से, भावनाओं से हम अपने आप को जोड़ सकते हैं, उन भावनाओं को समझ सकते हैं और उनके साथ एक धरातल पर आकर बातचीत कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के विभिन्न मॉडलों के बारे में बात की गई है। मॉडल क्या है? मॉडल संभावित जो संप्रेषण के अंतर्गत रुकावटें आती हैं, जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, इन मॉडलों के माध्यम से वो पहचानी जाती हैं। इन मॉडलों में विभिन्न विद्वानों ने कुछ तत्वों की चर्चा की है जो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका को संप्रेषक को स्पष्ट करते हैं और इस तरह से एक सफल कम्युनिकेशन करने के लिए जिस प्रक्रिया का चुनाव किया जाता है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। संचार के 8 प्रमुख मॉडल्स हैं। इन सभी को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, संचार के रैखिक मॉडल। दूसरा, संचार के इंटरैक्टिव मॉडल और तीसरे का शीर्षक है संचार के लेन देन संबंधी मॉडल। संचार के रैखिक मॉडल ये एक तरफा संचार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रमुख रूप से रैखिक मॉडल हैं अरस्तू का संचार मॉडल, लॉसवेल का संचार मॉडल, शेनिन वीवर का संचार मॉडल तथा वर्लो का SMCR संचार मॉडल। संचार के इंटरैक्टिव मॉडल में ये 2 तरफा संचार का विश्लेषण करते हैं। ये निम्नलिखित हैं: ऑसगुड श्राम संचार मॉडल, वेस्टली और मैकलीन संचार मॉडल। संचार के लेन देन संबंधी मॉडल। संचार के लेन देन संबंधी मॉडल 2 तरफा संचार को दिखाते हैं, जहां संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ संदेश और भी अधिक जटिल होता जाता है। इस तरह के मॉडलों में
जिन मॉडलों की विशेष रूप से चर्चा की गई है वे हैं वानलेंड का लेन देन संबंधी संचार मॉडल तथा डांस का हेलिकल संचार मॉडल। अब हम विभिन्न विद्वानों द्वारा तैयार किए गए संचार मॉडलों के विषय में विस्तार से बात करेंगे। अरस्तु का संचार मॉडल। चिंतक, विचारक, दार्शनिक अरस्तु ने लगभग 300 ईसा पूर्व जनसंचार मॉडल प्रस्तुत किया। इसी मॉडल को अरस्तु का संचार मॉडल शीर्षक दिया गया। अरस्तु ने अपने इस मॉडल में प्रमुख रूप से 5 तत्वों को निहित किया है। ये संचार मॉडल रैखिक संचार मॉडल है। इसके अनुसार प्रेषक या संदेश का स्रोत से संदेश एक सीधी रेखीय प्रक्षेप पथ चित्रित करता है और संदेश निर्बाधित रूप में बिना किसी बाधा के प्रवाह के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाता है। अरस्तु ने अपने मॉडल में जिन 5 तत्वों की बात की है वे हैं वक्ता अर्थात जो संदेश भेज रहा है, भाषण जो संदेश का पर्याय है, अवसर वो किस अवसर पे अपना संदेश दे रहा है और श्रोतागण जो उस संदेश को प्राप्त कर रहे हैं तथा प्रभाव श्रोतागण पे उस भाषण का, उस संदेश का क्या प्रभाव पड़ा। रेखक के माध्यम से हम इस मॉडल को इस प्रकार से दिखा सकते हैं। यदि हम इस मॉडल को देखें तो इसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने उन 5 तत्वों के विषय में बताया है। वक्ता संचार का स्रोत होता है, संदेश देने वाला होता है। वह अपना संदेश किसी ना किसी उद्देश्य के अनुसार देता है, इसलिए उसे ध्यान से अपने उद्देश्य को अपने सामने रखते हुए अपने संदेश को इस तरह से निर्धारित करना पड़ता है, इस प्रकार से शब्दों का चयन करना पड़ता है कि वह कम शब्दों में अपने संदेश को जहाँ पहुँचाना चाहता है, जिन श्रोताओं तक पहुँचाना चाहता है, वहाँ तक प्रेषित कर सके। अपने संदेश को सही रूपाकार देने के लिए प्रेषक एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। भाषण या प्रवचन वह संदेश है जिसे वक्ता बड़े परिश्रम से सावधानी पूर्वक विभिन्न जगहों से उसके लिए सामग्री का चयन करते हुए उस सामग्री पर विशेष रूप से विचार विमर्श करके उस संदेश का निर्माण करता है। श्रोता, ग्रहिता, ये दोनों एक ही बात है। श्रोता उस संदेश को प्राप्त करने वाला होता है। प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश को डिकोड करके कि वो उस संदेश में क्या कहना चाहता है, उसे आत्मसात करके ग्रहिता या श्रोता उस संदेश के अनुरूप काम करता है। उदाहरण के लिए एक युद्ध का मैदान है और उस युद्ध के मैदान में राजा अपने सैनिकों को इस बात के लिए प्रबोधित करता है, प्रेरित करता है, उनमें उत्साहवर्धन करता है कि वे शत्रु के ऊपर
बिना किसी संकोच के वार करें, उससे लड़ाई करें और विजय प्राप्त करें। अब इस उदाहरण में अरस्तु के जब हम 5 तत्वों को घटित करते हैं, तब वक्ता राजा है, जो अपने उद्देश्य के अनुसार अर्थात युद्ध में विजय प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुरूप अपने संदेश को सैनिकों अर्थात प्राप्तकर्ता, श्रोता या ग्रहिता तक पहुंचा रहा है। भाषण इस उदाहरण में युद्ध नीति से संबंधित उसका वक्तव्य है। किस प्रकार से युद्ध किया जाएगा, कौन पहले जाएगा, किस प्रकार से शत्रु का घेराव किया जाएगा, किस तरह से बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के, बिना मृत्यु के भय के हमें अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है। ये जो शब्द, ये जो प्रेरणा, ये जो उद्बोधन राजा अपने सैनिकों को देगा, उसे भाषण के अंतर्गत रखा जाएगा। अवसर कौन सा अवसर है? युद्ध का मैदान, जहां पर दो विपरीत लोग आपस में किसी ना किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। सामान्यतः राजा लोग अपने राज्य का विस्तार करने के लिए लड़ाई करते हैं। तो राजा अपने भाषण में उन शब्दों का प्रयोग करेगा जिससे उसके सैनिकों के अंदर उत्साह का वर्धन हो, जिससे उसके सैनिकों में ये बात प्रेक्षित हो कि वो वीर हैं, उनमें ये हौसला है, उनमें हिम्मत है कि वो अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। श्रोता या दर्शक यहाँ पर सैनिक हैं। प्रभाव जो अरस्तु के तत्वों में 5वां तत्व है, यहाँ पर शत्रु पर विजय प्राप्त करना है। राजा द्वारा दिए गए संदेश से प्रेरित सैनिक के ऊपर ये प्रभाव पड़ता है कि हमें साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है। अरस्तु के मतानुसार वक्ता को समय अनुकूल, प्रसंगानुसार, श्रोता को ध्यान में रखते हुए और अपने उद्देश्य के अनुरूप अपने भाषण या अपने संदेश की तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए प्रेक्षक को विषय का समुचित ज्ञान होना चाहिए। उद्देश्य, अपने उदाहरण को अगर हम सामने रखें तो वहां अगर राजा को खुद ही युद्ध के नियमों का नहीं पता होगा, उसे ये पता ही नहीं होगा कि युद्ध में हम किस प्रकार की रणनीति अपना सकते हैं, तो वह अपने सैनिकों को उचित संदेश भी नहीं दे पाएगा। असीमित शब्द भंडार, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उसे उस असीमित शब्द भंडार में से उन शब्दों का चयन करना होगा जो अवसर, प्रसंग और श्रोता के अनुसार उसके संदेश को सही रूप में व्यक्त कर सकें। वक्ता के अंदर बोलने की कला, क्षमता भी होनी चाहिए। एक विषय को दो लोग अगर बोल रहे हैं, दोनों के बोलने के प्रभाव पर ये बात निर्भर करती है कि वो किस प्रकार से अपने श्रोता पर अपना प्रभाव डालते हैं। कोई सीधे सीधे अपनी बात कहता है, बिना बलाघात के अपनी बात कहता है, विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग नहीं करता है, एक बहुत ही सामान्य रूप से अपनी बात कहता है।
वहाँ श्रोता पर प्रभाव उस व्यक्ति की तुलना में कम पड़ेगा जो उनमें एक ऐसे शब्दों से अपने संदेश को प्रवाहित करता है जिसमें प्रेरणा है, जिसमें उत्साह है, जिसमें उनके ऊपर एक विश्वास श्रोता रखता है कि नहीं, तुम ये बात कर सकते हो। जब हम इस तरह से अपने श्रोता पर से बात करते हैं तो उसके अंदर अपने प्रति भी एक आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। वक्ता अपनी इस बोलने की कला के माध्यम से ही श्रोता को अपने विचारों से सहमत अथवा असहमत कर सकता है। अरस्तु के मॉडल में वक्ता की भूमिका निर्णायक मानी गई है। उसके द्वारा प्रेषित संदेश विश्वसनीय होता है। ये इसलिए क्योंकि संदेश देने से पूर्व वक्ता उसके ऊपर गहन रूप से विचार विमर्श करता है, विभिन्न स्रोतों से जानकारी अपने पास इकट्ठी करता है और तब उस जानकारी के अनुसार अपने संदेश को एक रूपरेखा देता है और तब उस संदेश में जो कुछ वो कहना चाहता है उसे इतने प्रभावशाली शब्दों के माध्यम से कहता है कि प्राप्तकर्ता, श्रोता, ग्रहीता उसे आत्मीयता के साथ ग्रहण करे। जब श्रोता आत्मीयता से संदेश को ग्रहण करता है तब वह उसके अनुरूप कार्य करने में सफल हो जाता है। इस प्रकार से ग्रहीता के संदेश को गंभीरता से ग्रहण करने की संभावना में वृद्धि उत्पन्न होती है। अगर हम बहुत ही सामान्य रूप से किसी से कोई बात कहते हैं तो ग्रहीता हो सकता है कि उस संदेश को उतनी गंभीरता से ग्रहण ना करे जितनी गंभीरता से करने की अपेक्षा उससे की गई थी। संदेश तैयार करते समय अरस्तु के अनुसार 3 चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ता है। लोगो, या जिसे उन्होंने लॉजिक भी कहा, पैथोस तथा एथोस। अरस्तु अपने मॉडल में संदेश को बहुआयामी विकास देने के लिए लॉजिक, पैथोस और एथोस के रणनीतिक समावेश पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि तर्क युक्त प्रमाण संदेश की नींव को मजबूती प्रदान करता है। जैसे अगर हमें कोई इमारत खड़ी करनी है तो इस इमारत को खड़ी करने के लिए जब तक उस इमारत की नींव मजबूत नहीं होगी तब तक इमारत कभी भी चरमरा के ढह जाएगी। उसी तरह से जब तक संदेश में एक रणनीति नहीं हम तैयार करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि हम अपने संदेश को बहुत अधिक प्रभावशाली बना लें जिससे ग्रहीता के पास जब वो संदेश जाए तो वो उसे गंभीरता से ले, उस पर गंभीरता से आचरण करे, तब तक उस संदेश का कोई भी प्रभाव ग्रहीता पर नहीं पड़ेगा। पैथोस श्रोताओं के भावनात्मक वर्णक्रम को प्रभावित कर प्रेक्षक के उद्देश्य के अनुसार ग्रहीता की भावनाओं को जागृत करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी अनाथालय में कार्य करने के लिए संदेश देता है। जब तक ग्रहीता के मन में उस अनाथालय में रहने वाले बच्चों के प्रति संवेदना उत्पन्न नहीं होगी तब तक वो उस संदेश को संवेदनहीनता की स्थिति में पारित करेगा।
पर जब वो उन बच्चों के साथ एक गहन लगाव का अनुभव करेगा, उनके साथ आत्मसात होने का प्रयास करेगा, उनके प्रति एक संवेदना से भर उठेगा, तब प्रेक्षक ने जिस उद्देश्य की परिकल्पना करके अपने संदेश को प्रेषित किया है, वही भावनाएं ग्रहिता के मन में उपस्थित हो जाएंगी, जागृत हो जाएंगी, और इससे वक्ता और श्रोता दोनों के मध्य एक गहरा संबंध स्थापित हो जाएगा, और तब ग्रहिता वक्ता के मत के अनुसार, उसकी अपेक्षा के अनुसार, उसके उद्देश्य के अनुसार कार्य करने में सफल हो जाएगा। एथोस वक्ता की विश्वसनीयता और नैतिक चरित्र से संबंधित है। वक्ता और श्रोताओं के मध्य एक विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर ये विश्वास नहीं है तो वक्ता जो भी संदेश दे रहा है, निश्चित रूप से श्रोता या ग्रहिता उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है, उस पर संदेह करने लगता है, उसके मन में बहुत सारी भावनाएं जागृत होने लगती हैं। वक्ता ने ये संदेश क्यों दिया? इसके पीछे वक्ता का अपना कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है, उससे उसको कोई फायदा तो नहीं हो रहा। जब तक श्रोता के मन में अविश्वास की स्थिति जागृत रहेगी, वह वक्ता द्वारा दिए गए संदेश के अनुसार ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेगा। इसलिए कहा गया है कि वक्ता और श्रोता के मध्य विश्वास का होना अति आवश्यक है। अरस्तु के मॉडल में श्रोता की क्या भूमिका होनी चाहिए? श्रोता मात्र सूचनाओं को ग्रहण करने वाला ही नहीं होता, वो उस सूचनाओं को ग्रहण करके अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं, धारणाओं, अपने विश्वास, अविश्वास, संदेह, इन सब के लेंस के द्वारा उस संदेश को बारीकी से परखता है, जांचता है और जानने का प्रयास करता है कि वक्ता ने वो संदेश किस उद्देश्य से उसके पास भेजा है। अगर उसे उस संदेश में कोई भी गड़बड़ समझ में आती है या वो उन मान्यताओं से अपने आप को साझा नहीं कर पाता, उन संवेदनाओं से जुड़ नहीं पाता, तो वो अपना फीडबैक भी ठीक से नहीं देगा। वो अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहेगा और तब वक्ता का दिया हुआ संदेश निर्धारित समय में पूर्ण नहीं हो पाएगा। वक्ता भी श्रोता की समझ, उसके स्तर के अनुरूप ही अपने संदेश को प्रेषित करता है। यदि हम किसी बच्चे से परिपक्व अवस्था में जिस संदेश को दिया जाना चाहिए वो देने लगें, तो वो बच्चा उस संदेश को ग्रहण करने योग्य बुद्धि ना होने के कारण उसे ठीक से नहीं समझ पाएगा। इसके साथ ही श्रोता का भी ये दायित्व बन जाता है कि वो विषय को समझे। विषय को अच्छी तरह से गहनता से समझने पर ही वह श्रोता द्वारा दिए गए संदेश को समझ पाएगा, उसका गहराई से अवलोकन कर पाएगा। इसी के साथ ही उसे संदर्भ को भी समझना होगा, क्योंकि संदेश कई बार बीच में से दिया जाता है। एक बात चल रही है और आपके पास संदेश आया, तो श्रोता में इतनी एक समझ होनी चाहिए कि जो ये संदेश मुझे मिला है वो
उसी संदर्भ की कॉन्टिन्यूटी में है, उसी संदर्भ के क्रमानुसार है और मुझे इस संदेश को उसी रूप में देखना और समझना है। परिवेश क्या है, वातावरण क्या है, इसकी सूक्ष्म समझ भी श्रोता को होनी चाहिए। जब तक उसके पास विषय का गहन अध्ययन नहीं होगा, वो संदर्भों की पहचान नहीं करेगा या उसके पास परिवेश की सूझ समझ नहीं होगी, वो संदेश को समझ नहीं पाएगा और अगर उसने संदेश को ठीक प्रकार से नहीं समझा तो वो उसके अनुरूप कार्य भी नहीं कर पाएगा। यदि वक्ता अपने संदेश में श्रोता के विश्वासों को आत्मसात कर लेता है तो श्रोता की भागीदारी और अधिक बढ़ जाती है। अरस्तु तार्किकता को भावना और विश्वसनीयता के साथ जोड़कर संदेश को प्रभावी बनाने का पक्ष रखते हैं। इस तरह से हमने देखा कि अरस्तु के मॉडल में प्रेक्षक की भूमिका पर विशेष रूप से बल दिया गया है। यह एक बहुत ही सरलीकृत दृष्टिकोण है, तथापि संचार क्रिया के तत्वों की सूक्ष्म रूप से अंतःक्रिया का और विस्तार से अन्वेषण करने की दृष्टि प्रदान करने के लिए ये एक ऐसा मॉडल है जो आधारशिला का निर्माण करता है। हमने अपने इस वक्तव्य में अरस्तु के मॉडल पर बात की। अगले वक्तव्य में हम और अन्य मॉडलों पर भी इसी तरह से विस्तार से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।